नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट में चल रही इस समय की अशांति पर अपडेट लेने के लिए। और अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट अमेरिका की इस वॉर में एंट्री का है, क्योंकि वो फिलहाल के लिए जिस तरह के हाव भाव प्रदर्शित कर रहा है उनसे सीधा यह निकलता है कि फ्रंट पर भले ही अमेरिका ना आया हो, लेकिन इजराइल की पूरी तरह बैकिंग कर दी है। और इस बैकिंग की सूचना केवल अमेरिका से नहीं अपितु G7 बैठक से निकलकर आई है। अमेरिका अगर इजराइल के पीछे खड़ा है तो G7 की इतनी मजाल नहीं थी कि वो अमेरिका के इतर जाकर कोई बयान दे। यही कारण है कि G7 कंट्रीज ने भी इजराइल की बैकिंग कर दी है, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अब जो ताजा धमकी दी है उसे पावर टैक्टिक्स माना जाए या फिर ईरान पे होने वाले एक बड़े हमले की एक पूर्व सूचना मानी जाए। क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है उसे देखते हुए दो ही बातें लगती हैं कि इतना प्रेशर ईरान पर क्रिएट कर दो कि वो खुद नेगोशिएशन टेबल पर आकर बैठे और कहे कि हमारे साथ डील कर लीजिए, हम पूरी तरह न्यूक्लियर डिसमेंटल करने को तैयार हैं। या फिर अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ देने के लिए आगे बढ़ा है, उनके कुछ नमूने आपको इन ट्वीट से देखे जा सकते हैं। ट्रंप ने ताजा जो ट्वीट किया है G7 से अब से 3-4 घंटे पहले ही, उस ट्वीट के अंदर भाषा है कि ईरान शुड हैव साइन द डील। मैंने उससे पहले ही कहा था कि डील पर साइन कर लो। व्हाट ए शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन। एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। साफ साफ और सीधे शब्दों में सब लोग जो भी ईरान के अंदर हैं या तेहरान में हैं वो देश छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता। इस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान इतना मायने रखता है कि ये आने वाले समय में अगर तेहरान ने यानी कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो जबरदस्त तरीके से तेहरान में डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होगा। आप इसका अर्थ इस तरह समझिए कि ईरान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसने ट्वीट डालकर कहा है, ऑल इंडियन नेशनल्स और पीआईओज, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स जो ईरान में हैं, हु कैन मूव आउट ऑफ तेहरान यूजिंग देयर ओन सोर्सेज आर एडवाइज टू मूव टू ए सेफ लोकेशन आउटसाइड द सिटी। ये अब से 2-3 घंटे पहले का इंडिया का जो ईरान में एम्बेसी है उसका ट्वीट है। इसका मतलब ये मजाक नहीं चल रहा है। भारत ने अपने लोगों को जो ईरान में हैं उन्हें साफ कहा है, जिस भी तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं बाहर निकल जाइए, तेहरान में आप सुरक्षित नहीं हैं। अर्थात अब ट्रंप यानी कि अमेरिका इजराइल के साथ खैमने के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और इसी के चलते एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। देखिए, मैंने अक्सर कुछ प्रोसेस ऑब्जर्व किए हैं, जब जब ऐसी एडवाइजरीज आई हैं उनका इंपैक्ट भीषण रहा है। मैं आपको कुछ पुरानी एडवाइजरीज दिखा देता हूं जो कि इन आसपास के देशों से जुड़ी हुई रही हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, निकलने से पहले कोई निकलने के लिए कहां जा सकता है। तो ईरान से पाकिस्तान जाने वालों का नंबर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक और तुर्की, इनमें से सबसे ज्यादा जो रास्ते ऑप्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा वो आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की वाले रास्ते हैं। इनमें से भी जो तेहरान के अंदर रहने वाले ईरानी हैं वो खुद तुर्की जाकर के शरण ले रहे हैं। ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कई सारे बड़े हैंडल्स ने इस तरह की तस्वीरें शो की हैं जिसमें ईरान से लोग यानी तेहरान से लोग निकलकर भागते हुए कार से दिखाई दे रहे हैं। ये आज अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्शंस दिए कि तेहरान छोड़कर निकल लो, इसके बाद की कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर आना शुरू हो गई हैं। आप इन तस्वीरों से एक चीज का अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं और वो ये है कि इससे तेहरान में रह रहे ईरानियों को भी बड़ी चिंता हुई है। और मैं याद दिला दूं, जब जब अमेरिका ने अपने लोगों को मैसेज दिया है या दुनिया के लोगों को मैसेज दिया है उसके बाद कुछ जरूर हुआ है। फिर चाहे अफगानिस्तान का मसला रहा हो, जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन में आने वाला था, या फिर यूएस के द्वारा यूक्रेन के अंदर अमेरिकन को टारगेट करके यह कहा गया हो कि वहां से निकलो। उसके कुछ ही देर बाद आप यहां पर देख सकते हैं 11 फरवरी को अमेरिका यूक्रेन में अमेरिकियों को कहता है और थोड़े ही दिन बाद
24 फरवरी के दिन रूस यूक्रेन के अंदर हमला कर देता है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अमेरिका जब जब मैसेज देता है, आप और भी उठाकर देखिए, तो सीरिया में भी इन्होंने ऐसे ही अपनी तरफ से यूएस सिटीजन्स को मूव करने के लिए कहा था। उसके तुरंत बाद सीरिया के अंदर रिबेल ग्रुप्स का कब्जा होता है और यहां के राष्ट्रपति निकलकर भाग जाते हैं। अब जो इन्होंने मैसेज दिया है वो तेहरान की आम जनता को भी दिया है। एक तरह से आम जनता को यह रियलाइज कराया जा रहा है कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपके यहां पर जो खमेनेई बैठा हुआ है हमारी उससे दुश्मनी है। खमेनेई अगर मरता है तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, अगर खमेनेई जिंदा रहता है और न्यूक्लियर वेपन बना लिया जाता है तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी। अमेरिका बार बार और नेतन्याहू बार बार जनता को संबोधित करते हुए यही कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक अपडेट और है साथियों, और वो ये है कि आज और कल यानी पिछला जो 16 तारीख है और आज की जो दिन है, इस दिन G7 की बैठक होनी थी कनाडा में। ट्रंप देर रात वहां पहुंचते हैं और अल सुबह वहां से निकलने का मैसेज आ जाता है कि ट्रंप यहां से निकल रहे हैं। ये थोड़ी ही देर इस मीटिंग में रुकते हैं, इन्हें फाइनल तक रुकना था लेकिन ये नहीं रुकते और निकलते समय ये कहते हैं कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा और मैं मानता हूं कि आप जानते होंगे कि अर्जेंट काम क्या है। इसका मतलब एक तरीके से ट्रंप ने इस G7 में आए हुए दुनिया भर के न्यूज चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को अपने इस मंच से यह इन्फॉर्म कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में चल रही जो अस्थिरता है उस पर क्या सोचता है। ये जिस समय निकलने वाले थे उसी समय पर अमेरिका के अंदर जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुई अस्थिरता को देखते हुए ट्रंप को G7 बैठक बीच में ही छोड़कर निकलना होगा। इसका मतलब अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ ईरान के अंदर डिसिसिव निर्णय ले रहे हैं। यह केवल तभी संभव है डिसिसिव निर्णय, यानी कि डिसिसिव निर्णय का मतलब है कि युद्ध होगा, गाजा जैसी स्थिति हो सकता है आने वाले समय में तेहरान की बने। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो यह है, इस बीच में अगर ईरान खुद नेगोशिएशन टेबल पर चला जाता है यह कहने के लिए कि मैं पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को हटा दूंगा या फिर अपने पास में जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा है वो मैं IAEA को हैंडओवर कर दूंगा, तभी जाकर के संभव है कि यह स्थितियां नॉर्मल हो। अदरवाइज ये हेडलाइंस अपने आप में पर्याप्त हैं। आज सुबह से मतलब है अपनी रात को जब 2:30 बज रहे थे उस समय नेतन्याहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात साफ कर दी थी। ये हर जगह मीडिया में एक ही लाइन बोल रहे हैं कि ईरान के अंदर खमेनेई को मरना होगा, उनके रहते हुए कुछ भी ईरान के साथ बेहतर नहीं हो सकता। इन्होंने अपना अल्टीमेट दुश्मन अब ईरान के खमेनेई को सेट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू हिम ईरान के अंदर खमेनेई का होना ही इस पूरे क्षेत्र के अंदर अस्थिरता का बड़ा कारण है, क्योंकि उन्हीं के रहते उन्हीं के कालखंड में चाहे यमन हो, चाहे गाजा हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हर तरफ से इजराइल के खिलाफ मोमेंटम खमेनेई के दौर में बना है। तो ऐसे में इन्होंने अल्टीमेटली उन्हीं को अपना टारगेट मानकर टारगेट प्लान कर लिया है। आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले भी मैंने सेशन में यह जानकारी दी थी कि इजराइल लगातार प्लानिंग कर रहा है कि यह खमेनेई को मारे, लेकिन ट्रंप ने वीटो कर दिया था यह बताते हुए कि नहीं, हम उसे नहीं मार सकते, अदरवाइज रीजनल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन नेतन्याहू फाइनली ट्रंप को मनाने में कामयाब हो गए हैं कि हमें खमेनेई को मारना होगा, बिना उसके ईरान में किसी भी प्रकार से स्थिरता नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे जब इतनी बड़ी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। आपको याद है कल मैंने एक सेशन किया था और उस सेशन में मैंने एक जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए ईरान के साथ सॉलिडरिटी शो करने का कहा है। देखिए, मैं बहुत बार पहले भी बोला हूं कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल डॉग जैसा है। अगर आप इसके मैप को ध्यान से देखेंगे तो एक बैठा हुआ डॉग लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही दुम दबाकर भागा जब अमेरिका या इजराइल ने अपनी तरफ से सख्ती दिखाई। हालात ये उत्पन्न हुए कि कल जिस सेशन को मैंने ये कहते हुए किया था कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो ईरान का साथ देगा, दुनिया को आह्वान दिया कि सब लोग एकजुट हो जाओ और हम हुआ तो हम परमाणु हमला भी करेंगे, ये तमाम बातें जो आई, आज ये लोग सरेआम पलट गए। ये अपनी संसद में जाकर कल रात को संसद के अंदर बैठकर इन्होंने कहा कि पता नहीं ये न्यूज कहां से बाहर निकल कर आ गई
कि हम हमला करेंगे। नहीं नहीं, हम कोई हमले की प्लानिंग में नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस तरह की इंटेंसिटी को देखकर पहले ही किनारा कर लिया है और वो जिस तरह की सॉलिडरिटी शो कर रहा था उसके द्वारा शो की गई सॉलिडरिटी पर एक भी मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। इससे ये जो रीजनल लीडर बनकर निकला मैं पाकिस्तान था, इसे अपनी असल औकात भी पता चल गई। खैर, इन सारी बातों का आज भरपूर विश्लेषण होगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए और वो ये है कि मेरे द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन पुस्तक लाई गई है जो वनडे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। असल में वनडे एग्जाम्स में भी आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक को रखा गया है। 7 दिन के लिए प्री बुकिंग पर उपलब्ध है, आप जाकर इसे 50% ऑफ के साथ प्री बुक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इसके पीछे के पेज पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। जब आप बुक ले लेंगे उसके पीछे एक क्यूआर कोड है और उसे स्कैन अगर करते हैं तो बुक की जो 50% कीमत आप पे कर रहे हैं वो आपको हमारे कोर्सेज पर यूं की यूं मुफ्त हो जाएगी, यानी कि फ्री हो जाएगी। एक तरीके से बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। जाकर इसे बुक कर लें और इस बुक से अगर आपने जो प्राइस पे किया है उसका 50% आप हमारे कोर्सेज में जाकर यूज कर सकते हैं, वहां से आपको कूपन कोड मिल जाएगा। इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट में और जो म्यूचुअल फंड के हमारे कोर्सेज हैं वहां पर अंकित 500 कोड चल रहा है। ये आपको यूज करने पर हमारे कोर्सेज में सीधा 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे कोर्सेज में आप चाहें तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी तेहरान को ध्यान में रखते हुए जैसे ही चेतावनी दी और उस चेतावनी में इस बात को फोकस किया कि न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता ईरान, तो यह बात लोगों के दिमाग में आने लगी कि क्या पहले भी ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है। तो साथियों, अब तक लगभग 35 बार ट्रंप बोल चुके हैं अलग अलग मंचों पर कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। अब नहीं रख सकता, इसी के लिए इन्होंने जो पुराना कार्यकाल था उस समय पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और इन्होंने जो P5+1 कंट्रीज के द्वारा JCPOA नाम का एग्रीमेंट किया गया था पाकिस्तान के साथ, परमानेंट 5+ जर्मनी के द्वारा, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया था खुद के राष्ट्रपति बनते ही, यानी ओबामा के कालखंड वाला एग्रीमेंट इन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन ट्रंप ने जब बाइडेन वापस आए तब बाइडेन ने भी हालांकि इनके साथ कुछ भी नेगोशिएशंस नहीं किए। ट्रंप जब वापस आए तब इन्होंने इनके साथ में एक डील करने की कोशिशें की और वो ये थी कि आप अपने यहां से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दो। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियर वेपन तो है ही नहीं, खत्म क्या कर दें। एनरिच्ड यूरेनियम इनके पास ज्यादा इकट्ठा हो रहा है जिसका ये न्यूक्लियर बॉम्ब में उपयोग कर सकते हैं। ट्रंप ने इनसे कहा कि आप टेबल पर बैठिए, एनरिच यूरेनियम वापस कर दीजिए, उसका उपयोग मत करिए, आइए उसको लेकर कुछ डील कर लेते हैं। डील क्या हो सकती थी? डील यह संभव थी कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान पकड़ाता आईएईए को, आईएईए अपनी निगरानी के अंदर उस एनरिच्ड यूरेनियम को उन देशों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है रिएक्टर्स चलाने में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने में, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता और बदले में ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शंस हट जाते। सारे सैंक्शन हटने से ईरान के अंदर खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आती, दुनिया के देश भर भर के यहां से तेल खरीदते। दुनिया के बहुत से देश जो आज भी आबाद हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, दुनिया के 8-10 देश ही हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। बाकी देश जो चाहे जापान, साउथ कोरिया जैसे तमाम तरक्की पसंद जो देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर भी वो दबा के तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में इनका ऑफर इनके लिए यही होता कि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए, इस वेपन की चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो उस वेपन को बना करके स्थिरता पैदा करने की है। आप चाहते हैं कि दुनिया के वो देश जो ईरान के खिलाफ हैं उनके खिलाफ आप वेपन का उपयोग करें। इस चीज को हम नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने एक तरह से इन्हें यह डील देने का प्रयास किया, लेकिन जब ईरान ने किसी तरह से बात नहीं मानी, ईरान मान भी जाता, पता नहीं मानता या नहीं मानता, क्योंकि शनिवार के दिन तो बात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने धमाके कर दिए, क्योंकि इजराइल जानता था कि ईरान सुधरने वाला नहीं है। और ऐसे में इजराइल ने ईरान के अंदर जो इनके सैन्य प्रमुख हैं, इंटेलिजेंस प्रमुख हैं, उन सबको एक एक करके निशाना बना लिया। इस बात के बाद ट्रंप को लगा कि यार वाकई में इजराइल की खुफिया जानकारी ज्यादा सही रही होगी, अगर हम लोग थोड़ा भी डिले करेंगे तो हो सकता है ईरान अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा ले। तो ट्रंप का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो यही है, जो आज से कुछ देर पहले का है, कि आप लोगों को न्यूक्लियर वेपन तो रखने नहीं है, साथ में जो लोग भी यहां पर हैं वो तुरंत देश छोड़कर निकल जाएं, उसी में बेहतरी है। इन्होंने बार बार कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, ये अपनी तरफ से यही
यही बात बोल रहे हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से भी यही आया कि ईरान शुड हैव साइंड, उसे डील साइन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया। ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, यह मैंने बार बार कहा है। अब ऐसे में सभी लोग ईरान तेहरान को छोड़कर तुरंत निकल लें, ट्रंप के द्वारा यह संदेश दे दिया गया है। ट्रंप का यह संदेश कैसे समय पर आया और इसको वर्ल्ड के संदेश के रूप में कैसे लिया जाए, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यह G7 की बैठक हो रही थी। ये कनास किंग्स करके जो रॉकीज हैं कनाडा के, वहां पर ये मीटिंग थी। G7 मीटिंग दुनिया के 7 बड़े जो पावरफुल देश हैं, उनका जो अर्थ में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, इकोनॉमी पर जिनका बड़ा कंट्रोल है, उनकी मीटिंग थी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, जापान, ये सातों देश एक साथ इकट्ठे हुए। हर साल होने वाली ये मीटिंग थी। इस बार की ये मीटिंग कनाडा में हुई। भारत के प्रधानमंत्री ऑलरेडी यहां पहुंच चुके हैं। इवन दो भारत G7 कंट्री नहीं है, लेकिन G7 में भारत को बुलाया जाता रहा है। G7 जो देश हैं वो दुनिया की 10% पॉपुलेशन रखते हैं, लेकिन 31% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं और 21% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी मशीनें हैं। दुनिया 10% है, कंट्रोल 31% दुनिया की जीडीपी पर करते हैं। इनके बीच में कनास्कीज करके G7 की बैठक कनाडा में आयोजित की गई, जिसके लिए 16 जून के दिन सुबह सुबह ट्रंप पहुंच जाते हैं। ट्रंप का लैंड होना तस्वीरों में कैद होता है कि अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप आ चुके हैं। फिर वो शाम को जब ये बैठकें हो रही होती हैं, वहां पर हाजिर होते हैं। G7 के जो अन्य मेंबर कंट्री सदस्य हैं, उन सब के साथ G7 मीटिंग में मिलते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी से भी G7 समिट में ट्रंप की मुलाकात होती है। ये तस्वीरें हैं ट्रंप के आने की और साथ में उनके मिलने की। यहां पर बहुत ही प्राकृतिक सी जगह पर यह मीटिंग रखी गई थी। यहां पर सारे के सारे वर्ल्ड के जो G7 के टॉप कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहां पर उपलब्ध थे और उन सब के साथ ट्रंप की मुलाकात होती है। इस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तरफ से G7 में कहते हैं कि यहां पर हमने यूके के साथ में एक मेजर ट्रेड डील साइन कर ली है और यूके के साथ में ट्रेड डील साइन हुई है अब, बट बिकॉज ऑफ व्हाट गोइंग इन मिडिल ईस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी लीविंग टुनाइट आफ्टर डिनर विद हेड ऑफ स्टेट। ये कैरोलिना लेवाइट हैं, ये असिस्टेंट हैं प्रेसिडेंट की व्हाइट हाउस के अंदर, प्रेस सेक्रेटरी भी हैं। कई बार इनके ट्वीट्स को और आपने इनको बोलते हुए सुना होगा। इनका आज सुबह सुबह एक मैसेज आता है और वो ये है कि हमने यूके के साथ जो इनका एफटीए होने वाला था या कुछ डील थी, वो हमने साइन कर ली है। अब ट्रंप को यहां से निकलना होगा। इसलिए निकलना होगा क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशंस हैं वो लगातार बिगड़ रही हैं। मिडिल ईस्ट प्रेसिडेंट, तो बिकॉज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी लीविंग टुनाइट। अब ऐसे में ना आपके दिमाग में 2-3 बातें रिलेट होने लगेंगी। आप एक बार के लिए देखिए, आपको याद होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी की यात्रा पर गए हुए थे। सऊदी की यात्रा पर गए, पता चला कि उस समय हमला हुआ, तत्काल प्रभाव से भारत के प्रधानमंत्री लौट कर आए। जैसे ही लौट कर आए, उससे यह तय हो गया था कि अब पाकिस्तान का कुछ तो इलाज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने अपने प्रधानमंत्री तक यह संदेश जैसे ही पहुंचाया, मतलब राष्ट्राध्यक्षों की जो रीतियां हैं उनसे एक मैसेज देने का प्रयास होता है। ऐसे में ईरान को यह संदेश देने के लिए कि G7 जैसी जगह पर जहां दुनिया के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हों, 31% जीडीपी मेंटेन करने वाले लोग हों, उस बैठक को भी छोड़कर ट्रंप चले आ रहे हैं। इसका मतलब ईरान को एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है। कुछ तरफ से एक बात और चल रही है कि इस कड़े संदेश से ईरान को एक डर पैदा कराया जा रहा है कि वो ये सोचे कि वो लौट कर आ रहा है तो क्या वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। क्या पता तुम इस डर से ही तत्काल प्रभाव से बैठ जाओ डील करने के लिए और कहो कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूं। तो ईरान नेगोशिएशन के लिए तैयार होता है, यही इसके पास एकमात्र विकल्प बचा है। अदरवाइज अमेरिका चल चुका है। ट्रंप इस बात को पब्लिकली अनाउंस करते हैं और वो आज सुबह ही पत्रकारों को बोलते हैं कि आई हैव टू बी बैक अर्ली फॉर ऑब्वियस रीजंस। मुझे जल्दी लौटना होगा, कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं और वर्ल्ड की मीडिया को ये ऑब्वियस रीजंस पता थे, कौन से कारण हैं जिनके लिए ट्रंप लौट रहे हैं। तो ट्रंप ने यहां पर पत्रकारों को जल्दी लौटने का जो संदेश दिया, इस संदेश में बहुत सी बातें थी। एक और बात यहां पर निकल कर आई, कल जब ट्रंप यहां पहुंचे थे उस समय ट्रंप पर यह प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि G7 कंट्रीज ईरान और इजराइल के बीच में मिलकर समझौता करा दें। ट्रंप ईरान इजराइल को डी एस्केलेट करने का काम करें।
इस बीच में जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन हैं वो ट्राई कर रहे थे कि वो शांति स्थापित करके वन के, देखिए मैंने आपको पहले भी कुछ सेशंस में ये जानकारी दी है कि मैक्रो के अंदर भी वर्ल्ड लीडर की तरह, मैंने आज एक बहुत अच्छी कोटेशन खुद से डिराइव की थी कि इस दुनिया में जो पूरी पूरी लड़ाइयां चल रही हैं वो पैसा, पावर और प्रसिद्धि के अराउंड ही चल रही हैं। पैसा, पावर और प्रसिद्धि में अमेरिका के पास सब कुछ है, ट्रंप को केवल प्रसिद्धि और चाहिए। ऐसे में प्रसिद्धि के लिए वो कई बार मोदी जी से या फिर इमानुएल मैक्रोन से या फिर पुतिन से सबसे जाकर के कंपटीशन कर ही लेते हैं। प्रसिद्धि की ही बात है कि उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैक्रोन को जो मतलब फुटेज खाने का या फिर मतलब मीडिया में छपे रहने का जो कीड़ा है, मतलब उनकी भाषा को मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, वो आने वाले समय में देखेंगे कि मैंने क्या किया है। कुछ इस तरह के लहजे में उन्होंने मैक्रोन तक को ट्रोल कर दिया है। मतलब हो क्या रहा है, वर्ल्ड लीडर्स जब एक बार अपने देश के आगे राष्ट्रपति बनकर खड़े हो जाते हैं उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का राष्ट्रपति बनना है, इस तरह की फीलिंग रहती है। ऐसे में ट्रंप के सामने यह प्रस्ताव रखा गया G7 कंट्रीज में से, विशेष रूप से फ्रांस जैसे देशों के द्वारा, कि भाई साहब अगर हो सके तो दोनों के बीच समझौता करा दें, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यह सच भी है। आज अगर 70 बैरल के आसपास चल रहा है, $70 प्रति बैरल के आसपास तेज चल रहा है, गोल्डमैन सैक का मानना है कि यह $100 प्रति बैरल के आसपास तेल की कीमतें पहुंच जाएंगी अगर मिडिल ईस्ट में ऐसी अस्थिरता रहती है। तो ये समझाते हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि नहीं, मैं समझने वाला नहीं हूं और हमें इजराइल के साथ खड़ा होना होगा, हमें मध्यस्थता का मार्ग नहीं अपनाना है। ऐसे में यूएस ऑफिशियल्स जो है ना वो साफ साफ मना कर देते हैं कि ट्रंप साइन नहीं करेंगे। किस बात पर नहीं साइन करेंगे? ईरान और इजराइल के डी एस्केलेशन पर। मतलब ट्रंप पहली बार सीज फायर जैसे टर्म से दूर जा रहे हैं, जबकि भारत पाकिस्तान के केस में वो सीज फायर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते दिखे थे। ऐसे में ये डी एस्केलेशन को बिल्कुल नहीं चाहते और ऐसा कहते हुए ट्रंप के ऑफिशियल्स ने इनकार कर दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला वही जो ट्रंप ने चाहा, और ट्रंप ने जो चाहा वो यहां की हेडलाइन बना। G7 का फाइनल जो कम्युनिके जारी होता है, जिसको पत्रावली कहते हैं कि इसमें सबकी सहमति है, वो पत्र जारी होता है और उसमें लिखा जाता है, We affirm that Israel has a right to defend itself and we reassert our support for the security of Israel। साथियों, ये मैसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये वो मैसेज है जिसकी दरकार भारत को रह गई। भारत को यहां तक का मैसेज तो हमेशा मिला कि वी रीअफर्म द इंडिया हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन ये जो आगे वाली लाइन थी ना, वी रीअसर्ट आवर सपोर्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, मतलब हम इजराइल की सुरक्षा में साथ खड़े हैं, ये लाइन भारत को नहीं मिली थी, ये इजराइल को मिली है। G7 कंट्रीज ने साथ में आने की बात कह दी है। साथ ही साथ वी ऑल्सो अफर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन। यह बात अपने आप में ध्यान देने वाली है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के सिविलियंस को टारगेट किया था, उसने मिलिट्री टारगेट्स नहीं किए थे। ऐसे में इन्होंने कहा कि सिविलियंस को टारगेट करना गलत है। ईरान इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड टेरर। यह लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। G7 लीडर्स का यह कहना मायने रखता है कि ईरान खुद एक प्राइमरी और प्रिंसिपल सोर्स है इस क्षेत्र के अंदर अस्थिरता फैलाने का, उसे यहां से हटाना होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली क्लियर दैट ईरान कैन नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन। यह लाइन अपने आप में बताती है कि इजराइल को यहां से फुल प्रूफ सपोर्ट मिला और ईरान के खिलाफ G7 कंट्रीज का अनाउंसमेंट हो गया। आप में से कुछ लोग तलाश रहे होंगे कि चाइना कहां है। G7 कंट्रीज में चाइना का नाम नहीं आता है, लेकिन यह देश बिना चाइना भी इस तरह का अगर स्टैंड लेते हैं तो यह अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम वो मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को मैं आपको बता रहा हूं कि ये इमानुएल मैक्रोन पब्लिकली सीकिंग, देखिए मैक्रोन का भी ट्वीट दिखाई देता हूं, मैक्रोन पर ट्रंप का जो कटाक्ष है वो देख लीजिए। पब्लिकली सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ऑफ France mistakenly said that I left the G7 in Canada to go back to DC to work on a ceasefire, कि मैं सीज फायर कराने के लिए, अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, मतलब मैंने कहा ना, पैसा, पावर, प्रसिद्धि आजकल के राजनेताओं में हो या फिर किसी में भी, मतलब हर तरह से रिश्ते भी आजकल इसी तरफ चल रहे हैं, पैसे की तरफ, पावर की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ, कि जिसके पास जो है वहां पर लोग पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में पब्लिकली प्रेसिडेंट
पब्लिसिटी सीकिंग इमानुअल मैक्रोन, ये कहने का क्या मतलब था? क्योंकि ट्रंप खुद जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ने कहा है कि ट्रंप गए हैं सीज फायर करवाएंगे। बोले नहीं, मैं सीज फायर कराने नहीं गया हूं। ही हैज नो आइडिया why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with a ceasefire। मैं ceasefire नहीं कराऊंगा, क्योंकि ट्रंप आजकल शांति दूत बनकर निकले थे, तो लोग इनके इसी अंदाज में मजे लेने लगे कि जल्दी जा रहे हैं तो सीज फायर करवाएंगे, जा रहे हैं। मच बिगर देन दैट, उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। वेदर पर्पसली और नॉट, इमानुअल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। भाई साहब, ये इमानुअल मैक्रोन को भी ट्रोल कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इमानुअल मैक्रोन ने कुछ भी हो, ट्रंप को इतना तो उकसा दिया है कि ये सीज फायर नहीं कराएंगे। मतलब एक तरह से ये क्लैरिटी आने लगी होगी आपके दिमाग में, सीज फायर नहीं होने वाला। या तो ईरान आकर सरेंडर करके ये कहे कि ये पकड़िए न्यूक्लियर सिस्टम अपना हटे, या फिर अब आपको आज में बहुत तगड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं, रात तक या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अमेरिकन फोर्सेज आर मेंटेनिंग देयर डिफेंसिव पोस्चर। यहां पर अपडेट आने शुरू हो जाते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से आने लग जाता है कि हमारी फोर्सेज पूरी तरह तैयार हैं और हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए यहां पर खड़े हैं। लेकिन इस बीच में कुछ हैंडल्स ये न्यूज ही चला देते हैं कि साहब अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी फोर्सेज को भेज दिया है इजराइल के साथ। बोले भेजा नहीं है, हम वहां खड़े हैं कि हम पर हमला हुआ तो हम आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। यह अपने आप में अमेरिका का इजराइल के साथ अलग तरह का संबंध है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज भी यहां पर भेज दिया है, जिस पर तमाम प्रकार के एयरक्राफ्ट खड़े हैं। और ये मिडिल ईस्ट में पहुंचकर अगर ईरान कुछ भी गुस्ताखी करता है तो यहां से उड़ करके फाइटर जेट्स ईरान के अंदर हमला कर सकते हैं। पेंटागन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि ये क्या करने की स्थिति में है। सारी तैयारियां इस समय पर चल रही हैं। एक कंपैरिजन चार्ट आया था ईरान और इजराइल के बीच में कि किसके पास कितनी शक्ति है। एक बार में प्रथम दृश्यता देखते ही लगेगा कि ईरान हर चीज में ज्यादा पावरफुल है, चाहे फोर्स हो, रिजर्व फोर्स हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, टैंक हो, आर्टिलरी हो, एक्सपो एयरफोर्स हो। एयरफोर्स में थोड़ा सा नंबर इजराइल के पास ज्यादा है, लेकिन फाइटर जेट्स के अंदर थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, अटैक हेलीकॉप्टर में ज्यादा है। बाकी सभी जगह पर ईरान ज्यादा नंबर लेकर खड़ा है। लेकिन फिर भी ईरान पर ही चिंता क्यों व्यक्त की जाती है, इसका बड़ा कारण है क्योंकि अभी हम गलती केवल इजराइल के नंबर देखने की करते हैं। इजराइल के पीछे खड़े अमेरिका और अब G7 कंट्रीज को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के साथ जो देश आकर खड़े हुए हैं वो अपने आप में वर्ल्ड पावर हैं। इसी वजह से इजराइल का पलड़ा भारी हो जाता है। इस बीच में एक और खबर तैरने लगती है और वो खबर है कि चूंकि यहां पर चाइना का किसी ने कोई रोल नहीं पूछा, G7 के अंदर चाइना था नहीं, चाइना की बात नहीं हुई। तेहरान के अंदर एक चाइनीज कार्गो उतरते हुए देखा गया। ये तस्वीरें हैं जो इस तरह से निकलकर वर्ल्ड फ्लाइट रिकॉर्डर पर आई कि ईरान के अंदर एक कार्गो जो कि सामान ले जाने वाला जहाज है वो चाइना से तेहरान पहुंचा है, यानी चाइना से ईरान पहुंचा है। फ्लाइट रडार 24 ने इसको कैप्चर किया और एक वीडियो सरफेस होने लगा कुछ इस तरह से कि इस तरह का एक कार्गो एयरक्राफ्ट है वो आया है। अब इस कार्गो एयरक्राफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब इसके अंदर हो सकता है डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 भारत के पास है, ऐसे ही रूस से इन्होंने भी लिया हुआ है। क्या पता वो सिस्टम यहां भेजा जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम चीन ने ईरान के साथ डील कर लिया हो जिसे चुपके से यहां भेजा जा रहा हो। अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या चीन ईरान का इस युद्ध में साथ दे रहा है। रूस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। रूस क्या मध्यस्थता कराने आगे आएगा या फिर ईरान की मदद करेगा, क्योंकि ईरान ने रूस की बहुत मदद की थी जब रशिया यूक्रेन चल रहा था। ऐसे में वो क्या करेगा ये जानने वाली बात होगी। इसका मतलब अगर चीन ईरान के साथ आकर खड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट में चाइना की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन तब जब ईरान बचेगा। लेकिन चाइना का जिस तरह से यहां पर रोल है वो अगर पाकिस्तान की तरह ही रहता है, जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, अगर वैसा ही रहता है तो निश्चित ही चाइना वर्ल्ड को फिर से अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ पा सकता है। कुल मिलाकर आ चुकी है बात अब इनके ऊपर कि क्या खैमनेई अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर न्यूक्लियर डील के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर तेहरान में जो हो रहा है उसके लिए तैयार होंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध रुकवा दो, इसलिए संभावनाएं तरह तरह की हैं। लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो साफ हर जगह कह चुके हैं कि साहब मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध को रोका जाए, मैं चाहता हूं कि खैमनेई को खत्म किया जाए, ईरान को आजाद किया जाए, ईरान फिर से नई जिंदगी जीना शुरू करे।
चाइना ने लेकिन यहां पर एक दाव और चला है, जिससे यह पता चलता है कि यह ईरान के साथ कैसे खड़ा है। असल में चाइना ने अपने लोगों को इजराइल में कहा है कि वहां से निकल लो, वहां पर सुरक्षा के ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को चीन ने कहा है कि निकल लो। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। चाइना ने यह इजराइल में रह रहे अपने लोगों को मैसेज के थ्रू दिया है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अब पूरे इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है। हालांकि इंडिया ने ईरान में रह रहे अपने सिटीजन से कुछ कहा है, इजराइल में रह रहे सिटीजन से हमने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान के लोगों ने तो इस मैसेज को ले लिया कि हां भाई उन्हें तेहरान छोड़ देना चाहिए। क्या इजराइल के लोग इस मैसेज को लेंगे कि ईरान उन पर हमला करेगा और हमला करने से उन्हें भागकर चले जाना चाहिए? यहां पर यह बड़ा सवाल है। और यहां पर खेमनेई का आज का ही ट्वीट है और वो है कि हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड इमीडिएट कंक्वेस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक विल ट्रम्प ओवर द जियोनिस्ट रिजीम बाय द विल ऑफ गॉड। मतलब कि अल्लाह ताला की वजह से ये लोग जो हैं ये इजराइल के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा इनका आज सुबह का खेमनेई का ट्वीट था। अब इसका मीनिंग निकलता है तेहरान टाइम्स के माध्यम से और वो ये है, A stern warning to residents of the occupied territories in the coming hours. The Islamic Revolutionary Guard Corps Air and Space Forces will carry out a targeted attack against the occupied territories in response to the Zionist regime's direct aggression against the civilian area. इसका मतलब इन्होंने साफ कहा है ईरान वालों ने कि जितने भी लोग इजराइल में रह रहे हैं उन्हें हम मिलिट्री टारगेट ही मानते हैं। एनी सिटी, फैसिलिटी और सेंटर लोकेटेड विद इन दी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, क्योंकि इजराइल को ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलते हैं, विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। मतलब ईरान का स्टैंड है कि वो इजराइल पर जो हमले कर रहा है, सिविलियंस को जो मार रहा है, वो सिविलियंस को मारना भी मिलिट्री टारगेट है। यू मस्ट इवैक्यूएट द सिटीज इमीडिएटली। यानी ईरान ने वही दाव इजराइलियों पर चल दिया है जो अमेरिका ने तेहरान के लोगों पर चला है। देखना होगा ये टेंशन कहां तक जाती है। कुल मिलाकर के आने वाला समय दोनों ही देशों के लिए काफी चिंताजनक है। ऐसे में अगर इनके बीच में कोई डील होती है तब तो कुछ भला होगा, अदरवाइज मिडिल ईस्ट फिर से लाल होने जा रहा है। पाकिस्तान का तो खैर क्या है, ये तो पहले ही सॉरी सॉरी बोलते हुए किनारे हो गया है। ये तो बेचारा मजाक देने आ जाता है, बाकी कोई मतलब है नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश है अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से तमाम साथी, अभी भी 50-52 हजार लोग जो लाइव हैं, आप में से आधे से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक सूचनाएं तत्काल प्रभाव से पहुंचती हैं। मैं अन्य सूचना के साथ जल्दी ही हाजिर होऊंगा तो आप तक वो जानकारी पहुंचेगी। ठीक है, साथ में जो हमारी साइंस की बुक जिसके लिए प्री बुक ऑफर ओपन किया गया है, आप जाकर उसे एक्सेस करें। और हाँ, इस बुक के परचेज के साथ इस बुक के ऊपर एक QR कोड है। ये QR कोड आपको इस किताब को पूरी तरह फ्री कर देगा और उसके लिए तरीका बस यही है कि आप QR कोड से आपको जो स्कैन के बाद वैल्यू दिखाई देगी, आप उसे यूज करके हमारे कोर्सेज में उपयोग ले सकते हैं। ये ऑफर केवल 7 दिन के लिए ओपन है, इसे एक्सेस कर लीजिए। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का जो हमारा कोर्स है वो अंकित 500 कूपन कोड के साथ उपलब्ध है। सीमित समय के लिए ये ऑफर ओपन किया गया है, लंबे टाइम बाद ये ऑफर आया है। जिन्हें एक्सेस करना है वो कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट का कोर्स भी उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।